नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का कमला देवी सिंह भी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस की कमला देवी सिंह भी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज की स्थापना भारत में जो शासन तंत्र है उसके विकेंद्रीकरण हेतु एक नवीन व्यवस्था की गई कि सरकार गांव की है और गांव की सरकार को गांव के लोग ही संचालित करें। उनके लिए एक संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान किया था कि पंचायती राज व्यवस्था है गांव के लिए सरकार बनेगी। इसके लिए त्रिकेंद्रीय विकेंद्रीकरण का एक सूत्र बनाया गया, अर्थात शासन की जो बागडोर है उस बागडोर को 3 भागों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। निम्न स्तर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर आपके जिला परिषद के माध्यम से, यानी त्रिस्तरीय केंद्रीकरण की व्यवस्था है जो की गई। उसमें जो सबसे निम्न स्तर पर यानी गांव का जो मुख्यालय है वहां पर ग्राम पंचायत की सरकार होगी, अर्थात गांव की अपनी एक सरकार होगी। जनता है जो अपने प्रतिनिधि चुनेगी और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव का शासन है जो संचालित किया जाएगा। उसके बाद में शासन का जो दूसरा स्टेप है ग्राम विकेंद्रीकरण की शासन व्यवस्था, वो आती है आपके पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया गया और पंचायतों के माध्यम से गांव के विकास की रूपरेखा बनाई गई। तीसरा जो विकेंद्रीकरण का भाग था वो था जिला परिषदें। चूंकि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस को लेकर के कुछ विशेष तथ्य फैक्ट है मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप ध्यान से देखिए और देख करके इन्हें नोट कीजिए। पंचायती राज की स्थापना भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की नींव की गई थी। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस बलवंत राय मेहता समिति को यह काम सौंपा गया कि भारत में शासन की विकेंद्रीकरण की व्यवस्था जो लागू करनी है उसके लिए आप एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। बलवंत राय मेहता के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो श्रीमान बलवंत राय मेहता है ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरे नंबर के गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो थे आपके बलवंत राय मेहता जी। इन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया और समिति को ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया कि जिसके तहत ग्राम विकास की जो अवधारणा है, महात्मा गांधी जी का जो सपना था ग्राम विकास का, उस सपने को लागू किया जाए। तो 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, इनके कर कमलों द्वारा बगदरी गांव जो वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है, इस गांव में सर्वप्रथम पहली बार पंचायती राज का लोकार्पण किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की नींव जो रखी गई और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम विकास की जो अवधारणा का सपना था वो सपना नागौर के बगदरी गांव से पूरा किया था। बगदरी गांव वर्तमान में अपने नागौर का जो मानस चौराया है जहां पशु मेला लगता है उसके आसपास का क्षेत्र था जो उसमें बगदरी गांव के नाम से जाना जाता था। पंचायती राज संस्थाओं का गठन है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि गांव के विकास के लिए गांव की अपनी स्वयं की सरकारें होगी। गांव के जनता है जो प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और वही चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो गांव के विकास की रूपरेखा जो तैयार करेंगे। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूरी की पूरी रूपरेखा है जो निर्धारित की गई है और ये वर्णित है संविधान की अनुसूची 11वीं में।
73वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इस संशोधन में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। इस पंचायती राज अधिनियम के तहत जो ग्राम सभाएं हैं, जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत कुल 29 विषय हैं जो वर्तमान में पंचायतों के पास में है। इन 29 विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है जो पंचायती राज विभाग को है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 16 नवंबर 2020 को एक कैबिनेट सब कमेटी की स्थापना की थी और इस कैबिनेट सब कमेटी ने 16 नवंबर 2020 को जो 2011 की जनगणना है, उस जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन के लिए, पुनर्सिंपांकन के लिए अपना ड्राफ्ट है जो प्रस्तुत किया था और इसी ड्राफ्ट को ध्यान में रख करके वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा 1264 नई ग्राम पंचायतें हैं, उन पंचायतों के गठन की अधिसूचना जो जारी की गई थी। और इस वर्ष जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, वो चुनाव इन्हीं नवीन नामों के अनुसार किए गए थे, जिसके तहत 1264 जो नई ग्राम पंचायतें हैं उन्हें मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 11,152 ग्राम पंचायतें कार्यरत है, जो पहले 9,881 हुआ करती थी और 881 की जगह 16 नवंबर 2020 का जो सब कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1,264 नई ग्राम पंचायतें हैं, इन्हें बनाया गया और इनके बनाने के बाद में वर्तमान में अपने राजस्थान में कुल 11,152 ग्राम पंचायतें हैं जो कार्यरत है। ग्राम पंचायतों को लेकर के, इनके विकास को लेकर के नई नई व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के समय दर समय अनेक प्रकार की समितियां, उन समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों ने अनेक प्रकार के जो संशोधन हैं वो प्रस्तुत किए थे, जिसमें आपके बलवंतराय मेहता समिति है, आपके अशोक मेहता समिति है, उसके साथ साथ में आपके जीवी के राव समिति जिसकी स्थापना आपके 1985 में की गई थी। फिर आपके LM सिंघवी समिति जिसने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए अपने निर्णय जो प्रस्तुत किए थे, अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी। ये था आज का अपना 24 अप्रैल का पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य, जिसके तहत स्थापना कब की गई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने इसका लोकार्पण किया था और किया था आपके बगदरी गांव नागौर में, जो वर्तमान में नागौर का मानसर स्थित पशु मेला मैदान है, वहां ये गांव स्थित था। और गठन का जो प्रावधान है संविधान के 40वें अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया था और संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें से जितने भी विषय हैं उन विषयों को वर्णित किया गया था। ये था आज का अपना पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य। आज का समसामयिकी का अपना अगला फैक्ट, शिल्प ग्राम महोत्सव। राजस्थान का और जो पश्चिमी भारत के राज्य हैं उन राज्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला, जिस मेले को शिल्प ग्राम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में 21 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये शिल्प ग्राम महोत्सव है जो अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इसका जो प्रधान कार्यालय है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। शिल्प ग्राम पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, पूरा नाम इसका है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। इस वर्ष शिल्प ग्राम जो महोत्सव आयोजित किया गया था उसकी जो थीम थी वो थी आपके एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी संपूर्ण भारत एक है और भारत सबसे श्रेष्ठ है। इस थीम के आधार पर इस शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। शिल्प ग्राम महोत्सव भारत में कुल 6 संस्थान कार्यरत हैं। उन्हीं में से जो आपका पश्चिमी भारत है उस भारत में यह सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 और 86 के बजट के दौरान की गई थी और ये स्थापना MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत की गई। इस शिल्प ग्राम महोत्सव का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य आपके भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं
उनकी संस्कृति और उनकी जो शिल्प और लोक कलाएं हैं, उन शिल्प और लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करना। ये जो भारत के पश्चिमी राज्य हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करता है शिल्पग्राम, ये आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली। ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो खासकर अपने पश्चिमी भारत में स्थित है, इन सभी का प्रतिनिधित्व है। इनकी जो लोक कलाएं हैं, इनकी जो संस्कृति है, इनके जो शिल्प केंद्र हैं, इनकी जो शिल्प कलाएं हैं, उन कलाओं को संरक्षण देने का काम यहाँ के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को सौंपा गया है। इस शिल्प ग्राम, ये जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है, इसका जो मुख्यालय है, जो मेन कार्यालय है, वो है आपके बागोर की हवेली। आपको मालूम होगा कि बागोर की हवेली एक राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत है और ये उदयपुर की जो पिछोला झील है, उस झील के किनारे स्थित है, जहां पर इसका प्रधान कार्यालय है। इस सांस्कृतिक केंद्र के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार। और वर्तमान में ये जो शिल्पग्राम महोत्सव, इसका जो उद्घाटन किया गया था 21 दिसंबर 2019 को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो ये है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उसके अध्यक्ष के रूप में हमेशा ही महामहिम राज्यपाल होते हैं, इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये जो अध्यक्ष का पद है वो राज्यपाल महोदय को ही दिया जाता है। शिल्पग्राम मेला जो कि उदयपुर के हलाला गांव, जो फतेह सागर झील है उदयपुर की, उसके पास में, उसके किनारे स्थित है, प्रति वर्ष दिसंबर माह का जो अंतिम सप्ताह होता है, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में किया जाता है। अंतिम सप्ताह में ये मेला जो आयोजित होता है और इस मेले में ये जो भारत के राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव और नागर हवेली, इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इनकी जो लोक कलाएं हैं, इनकी जो हस्तकलाएं हैं, इन सभी की लोक कलाएं और हस्तकलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है और उन्हें संरक्षण दिया जाता है। विश्व के अनेकों देशों से पर्यटन है जो शिल्पग्राम में आते हैं और आकर के राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति है, यहाँ की जो कलाएं हैं, उन कलाओं से रूबरू होते हैं। यदि हम बात करें शिल्पग्राम महोत्सव का वार्षिक बजट, तो वार्षिक बजट के अंतर्गत प्रति वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए इस केंद्र को प्रदान किए जाते हैं ताकि इसके जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को पूर्ति कर सके। और उसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में 1 करोड़ रुपए का अलग बजट है जो आवंटित किया जाता है ताकि इस सांस्कृतिक केंद्र के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जो कलाएं हैं, उन कलाओं का संरक्षण किया जा सके, उन कलाओं का विकास किया जा सके और कलाओं को वैश्विक धरातल के ऊपर प्रचार प्रसार किया जा सके ताकि लोग भारत के पश्चिमी राज्य हैं, उन राज्यों की सांस्कृतिक जो विरासत है उस विरासत से रूबरू हो सके। ये था अपने आज के समसामयिकी का दूसरा फैक्ट, जिसमें हमने बात की थी शिल्पग्राम महोत्सव, जो कि समसामयिकी का अपना अगला फैक्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। ये एक वैश्विक संगठन है, एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष प्रेस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पत्रकारों के लिए जो औपचारिक गतिविधियां हैं, पत्रकारों के लिए देश में किस प्रकार का माहौल है, उसके लिए एक रिपोर्ट है जो जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट में खासकर जो प्रिंट मीडिया है, जो संचार माध्यम है, चाहे वो टेलीविजन हो, समाचार पत्र हो या फिर रेडियो हो, इनके जितने भी जो पत्रकार होते हैं उनको क्या क्या मूलभूत सुविधा प्रदान की जाती है और किस प्रकार से किस देश में पत्रकारों के लिए कितना एक परिपक्व माहौल जो तैयार किया गया ताकि वो अपनी जो खबर है उसको निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के
और वास्तविक जो तथ्य हैं, वास्तविक जो फैक्ट है, उन फैक्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट है जो प्रस्तुत कर सके। ये संस्था है आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिसमें इसका मुख्यालय है। एक वैश्विक संगठन है और इसी संगठन के द्वारा हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जो जारी की जाती है। 2020 की ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है हाल ही में। इसमें कुल 180 राष्ट्र हैं। इन 180 वैश्विक राष्ट्रों के अंदर प्रेस के लिए क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जाती है, किस प्रकार का उन्हें माहौल प्रदान किया जाता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, सरकार उन्हें किस प्रकार का संरक्षण देती है, इन सभी बातों के आधार पर अलग अलग जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर संकलन किया जाता है, सर्वे किया जाता है और सर्वे के आधार पर इसके जो जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन्हें एक रैंकिंग प्रदान की जाती है। अपना देश भारत 2020 की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उस सूचकांक के तहत अपने देश भारत को 142वां स्थान दिया गया। 142वां स्थान दिया गया था 2020 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जो कि 2019 में अपना देश 140वें स्थान पर था। इस बार 2 अंक लुढ़क गया है और जो लुढ़कने का मूल कारण था वो था कि भारत के अंदर विशेषकर जो मीडिया है वो निष्पक्ष और निर्भीक खबरें हैं कम प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट है जो बताई गई थी। ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें लगातार 4 वर्षों से विश्व का एक देश नॉर्वे जो टॉप रैंकिंग के ऊपर बना हुआ है। इसकी टॉप रैंकिंग है जो नॉर्वे की है, जो 4 सालों से लगातार आ रही है। दूसरे नंबर पर विश्व का देश है फिनलैंड, वो है, और डेनमार्क को इस सूचकांक में तीसरा स्थान जो प्रदान किया गया। देखिए, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, इसका मूल उद्देश्य है मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाना कि विश्व के किस देश में मीडिया व प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ताकि वो निष्पक्ष, निर्भीक और बेखौफ होकर के अपनी रिपोर्ट है, अपनी खबरें हैं जो प्रकाशित कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि यदि आपको निष्पक्षता चाहिए, निर्भीकता चाहिए, तो जरूरी है कि मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता है वो बनी रहे, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के कोई भी मीडिया है, संचार तंत्र है, अपनी रिपोर्ट स्पष्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता। समसामयिकी का अपना अगला फैक्ट है। अभी हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस जो एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी आपके क्लाइमेट एक्शन, अर्थात जलवायु क्रियाएं या जलवायु कार्यवाही। थीम देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बदलते हुए क्लाइमेट के साथ जो मानवीय जीवन है उस जीवन में बहुत सारी बाधाएं जो आ रही है, और उन्हीं बाधाओं से मनुष्य को जागरूक करने हेतु इस वर्ष की जो थीम है वो रखी गई क्लाइमेट एक्शन, अर्थात जलवायु क्रियाएं या फिर जलवायु कार्यवाही। मूलतः 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, यानी पर्यावरण को लेकर के लोग गंभीर नहीं हैं, और इस कारण से प्रतिवर्ष पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, जो गैसें हैं जो वायुमंडल के हानिकारक है उनसे ओजोन परत को क्षरण हो रहा है और अनेक प्रकार की जो बीमारियां वो फैल रही है। यदि इसी प्रकार से मनुष्य एकजागरूक होकर के कार्यवाही करता रहा तो शायद पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इस नुकसान को रोकने हेतु यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मूल उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत करना, ताकि पर्यावरण को कम से कम मात्रा में हानि पहुंचे, हम पर्यावरण के साथ में छेड़खानी जो नहीं करें। इसकी शुरुआत अमेरिका में 22 अप्रैल 1970 को
पृथ्वी दिवस के रूप में की गई थी। अमेरिकी एक सांसद थे, नाम था उनका गेलार्ड नेल्सन, जो कि 1970 के दौरान अमेरिकी सीनेट के सांसद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, यानी पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक नई पहल की थी और इसी पहल के परिणाम स्वरूप 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में लगभग लाखों लोगों ने अमेरिका में पृथ्वी दिवस जो मनाया था पहली बार। और इसी पर्यावरण शिक्षा को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया था 2009 के अंदर कि प्रतिवर्ष हम 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है जो मनाएंगे। संपूर्ण विश्व है जो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाएगा। वर्तमान में यूएनओ के जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या लगभग 195 सदस्य राष्ट्र हैं जो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब देखिए, ये जो 22 अप्रैल 1970 विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में या पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, उसके पीछे एक दुर्घटना है जो जिम्मेदार थी। हुआ यूं कि अमेरिका में जो कैलिफोर्निया राज्य है, उस राज्य में एक जगह है, जगह का नाम है सांता बारबरा जगह। 1969 में सांता बारबरा जगह में, जो कि एक समुद्री क्षेत्र है, अत्यधिक मात्रा में समुद्र में तेल का, पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनका रिसाव हुआ था। और रिसाव होने के कारण लगभग 10,000 से ज्यादा समुद्री जीव हैं, मछलियां हैं, सॉर्स है, डॉल्फिन है, अनेक प्रकार के जो समुद्री पक्षी हैं वो मारे गए थे। और ये जो दुर्घटना हुई थी 1969 के अंदर, पक्षियों की जो इस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उस दुर्घटना ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात स्थापित कर दी कि वास्तव में यदि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आज जो हाल इन समुद्री जीवों का है, आने वाले समय में हो सकता है कि वही मनुष्य का हो। तो इसी घटना से प्रेरित होकर के लोग इस घटना से बड़े दुखी हुए थे। 1969 की जो कैलिफोर्निया की घटना थी, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा समुद्री जीव है वो मारे गए, जिनमें ब्लू व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, अनेक प्रकार के जो समुद्री जीव है उनकी मृत्यु हुई थी। और इस घटना से दुखी होकर के 1970 में प्रथम बार 22 अप्रैल को गेलार्ड नेल्सन के नेतृत्व में अमेरिकी वासियों ने पृथ्वी दिवस जो मनाया था। और इसी पृथ्वी दिवस से सीख लेते हुए यूएनओ ने 2009 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित कर दिया, जिसे प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व है जो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है जो मनाता है। और वर्तमान में यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या 195 है। समसामयिकी का अपना अगला फेट दोस्तों, अभी हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में मरुगंधा परियोजना 2020 का लोकार्पण किया गया। मरुगंधा एक परियोजना है जो ग्रामीण विकास परियोजना है। यह परियोजना राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर में स्थित है, इस स्थान में इस योजना का शुभारंभ किया गया। पोखरण नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना है जो गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। ये वही स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। और परमाणु परीक्षण का पूरा जिम्मा था वो भारत के दिवंगत भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। उद्देश्य, ये जो योजना राजस्थान में लागू की गई, मरुगंधा परियोजना 2020, जो कि राजस्थान के पोखरण के जैसलमेर में लागू की गई थी, इसका उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना। गांव की जो महिलाएं हैं, कुछ ऐसा किया जाए महिलाओं के लिए कि महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन जाएं और बनकर के अपना जीवन है जो अपने अनुसार जी सके। पश्चिमी राजस्थान के दो प्रमुख संस्थान हैं, उनको
इस योजना के क्रियान्वयन का पूरा जिम्मा है वो दिया गया HDFC बैंक, HDFC बैंक तथा उर्मिल ट्रस्ट बीकानेर। उर्मिल ट्रस्ट बीकानेर की एक डेयरी है। इन दो संस्थानों ने मिलकर के समग्र ग्राम विकास परियोजना, समग्र संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना के नाम से राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पोखरण जो क्षेत्र है जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, वहां पर एक नई योजना की शुरुआत की गई, मरुकुंदा परियोजना 2020। इस योजना के तहत 3 गांवों का चयन किया गया। गांव के नाम है थाट, चाचा और गोमट। इन 3 गांवों में खासकर गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन महिलाओं को हस्तकला, चरखा, बुनाई, गोटा डोरी और पशुपालन के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की रूपरेखा जो तैयार की गई। ये जो 3 गांव हैं थाट, चाचा और गोमट, ये पोखरण जो पंचायत समिति है उसके 3 पिछड़े हुए गांव हैं, गरीब गांव हैं। और इन 2 संस्थाओं ने HDFC बैंक तथा उर्मिल ट्रस्ट डेयरी बीकानेर के सहयोग से गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके विकास के लिए समग्र ग्राम विकास परियोजना क्रियान्वित की गई। इस परियोजना के तहत गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन महिलाओं को 21 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्हें 21 दिन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और जो प्रशिक्षण के क्षेत्र हैं वो आपके हस्तकला, यानी राजस्थान में जो हस्तकलाएं हैं, चरखा, कताई, बुनाई कला, गोटा और डोरी, जो तारकसी के बारीक जो कार्यक्रम है बुनाई के और गोटा डोरी के वो, और साथ में पशुपालन के तहत खास करके जो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, ऊंट के पालन हेतु, ऊंट की नस्ल सुधार हेतु खास कार्यक्रम में फोकस किया गया कि थारका रेगिस्तान के उपनाम से जो राजस्थान में जाना जाता है ऊंट, उसे किस प्रकार से पाला जाए, किस प्रकार से नस्ल सुधार किया जाए और अधिक से अधिक मात्रा में अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार रह जाए। ये था दोस्तों आज के अपने समसामयिकी के कुछ फैक्ट। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के लिंक शेयर करें, आप अपनी राय दीजिए। आपकी राय का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। कोई भी आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का निस्तारण किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। JKDS, जय हिंद।